हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला में। तो साथियों, हम बात कर चुके हैं, भाग 4 हो गए हैं, 4 और 4 के भी हो गया हमारा। तो उससे आगे की बात करेंगे, हम अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे और जो संविधान का हमारा टॉपिक चल रहा है वो आगे यूं ही जारी रहेगा। तो अब आज हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास में भाग 5 के बारे में, जो हमारा चलेगा अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो बात करते हैं भाग 5 के बारे में। भाग 5 में क्या है कि संघ व उसकी कार्यपालिका, जो हमारा संघ है और जो उसकी कार्यपालिका है उसके बारे में जो भाग 5 है संविधान का उसमें बताया गया है। संघ व उसकी कार्यपालिका, संघ और उसकी कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। और इसमें हमारे आर्टिकल हैं, जो हमारे आर्टिकल चलेंगे इसमें 52 से लेकर 151 तक। जो हमारा भाग 5 है, जो उसके अनुच्छेद हैं 52 से लेकर 151 तक हैं इसमें। और बात करते हैं इसी में आगे जो सरकार के स्तंभ हैं। जो सरकार के स्तंभ हैं वो है 4। जो सरकार के स्तंभ है वो है 4 स्तंभ हैं सरकार के, जिसमें पहला स्तंभ है हमारा विधायिका। विधायिका के बारे में जानेंगे हम। दूसरे पे नंबर पर आता है हमारी कार्यपालिका, कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। तीसरा है हमारा न्यायपालिका और चौथा है हमारा प्रेस मीडिया। तो बात करते हैं पहले विधायिका के बारे में। जो विधायिका है, विधायिका का क्या काम है? जो हमारी विधायिका है उसका काम है कानून बनाना, कानून का निर्माण करना, ये हमारी विधायिका का काम है। और जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का क्या काम है? जो हमारी कार्यपालिका है उसका काम है जो विधायिका ने कानून बनाए हैं उनको लागू करना। ये कार्यपालिका का काम है। जो विधायिका ने कानून बनाए हैं उनको लागू करना कार्यपालिका का काम है। और जो हमारा तीसरे नंबर पे है न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है उसका क्या काम है? जो न्यायपालिका है, जो कार्यपालिका ने कानून लागू किया है, जो कार्यपालिका ने कानून लागू किया है उसका उल्लंघन करने पर, जो कार्यपालिका ने कानून लागू किया है उसका उल्लंघन करने पर जो हमारी न्यायपालिका है वो दंड का प्रावधान करेगी। जो हमारी न्यायपालिका है वो कानून का उल्लंघन होने पर दंडित करेगी। बात करते हैं प्रेस मीडिया की, जो हमारा चौथा स्तंभ है। प्रेस मीडिया, सरकार व जनता की मध्यस्थता, जो मीडिया है उसका क्या काम है? जो हमारा चौथा स्तंभ है प्रेस मीडिया, उसका काम यह है कि सरकार और जनता के बीच में जो मध्यस्थता का काम होगा वो मीडिया करेगी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा मीडिया अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। तो जो सरकार और जनता के बीच की जो कड़ी है, जनता और सरकार के बीच की जो कड़ी है वो है मीडिया। बात करते हैं जो संघ की कार्यपालिका है उसमें क्या होगा। जो हमारी संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद, ये सभी इसमें आएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सब संघ की कार्यपालिका के अंदर ही आएंगे। बात करते हैं राष्ट्रपति पद के बारे में। जो राष्ट्रपति का पद है, हमने राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली है। तो जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो पद लिया है वो हमने लिया है USA से। राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी हमने अमेरिका से ही ली है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो भी हमने USA से ली है। राष्ट्रपति का उल्लेख की बात करें, जो राष्ट्रपति का पद है उसके उल्लेख की बात करें, जो भाग 5 में तो है ही, हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति पद की जो आर्टिकल है वो 52 से लेकर 62 तक। जो राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है। और भारत के राष्ट्रपति का पद या जो सम्राट साम्राज्ञी के समान है, कहाँ के, ये कह रहे हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति का पद है वो कहाँ के सम्राट या कहाँ की सम्राटरी के बराबर है। तो भारत के राष्ट्रपति का पद यूएसए के सम्राट साम्राज्ञी के बराबर है। बात करते हैं अनुच्छेद 52 में क्या है। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होगा। जो भारत का प्रथम नागरिक है वो भारत का राष्ट्रपति होगा और भारत की जो प्रथम महिला होगी वो राष्ट्रपति की पत्नी होगी। तो इस तरह से भारत का राष्ट्रपति होगा। और दूसरी बात यह है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, उनका सर्वोच्च प्रधान भारत का राष्ट्रपति होगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा। और बात करते हैं अनुच्छेद 53 के बारे में। जो हमारा आर्टिकल 53 है उसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, जो हमारे संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, लेकिन नाम मात्र की, जो नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्ति है वो तो होगी राष्ट्रपति के हाथ में। और जो संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति है वो होगी प्रधानमंत्री के हाथ में। वास्तविक शक्ति का मालिक कौन होगा? प्रधानमंत्री। जितने अधिकार भारत में प्रधानमंत्री को है उतने अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। तो कहते हैं कि संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान तो राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक शक्ति का उसका जो इस्तेमाल करता है भारत में प्रधानमंत्री करता। तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है और नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में। लेकिन यूएसए में, अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे वास्तविक शक्ति जो है संघ की वो राष्ट्रपति के हाथ में है। बात करते हैं आर्टिकल 54, जो हमारा अनुच्छेद 54 है, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जानकारी है उसमें। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन 3 तरीके से होता। पहला होगा लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। दूसरे नंबर पर आता है हमारे राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। जो तीसरे नंबर पर आता है हमारा, तीसरे नंबर पर क्या है कि विधानसभाओं के, जो विधानसभा है, विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ये 3 लोग हैं, लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और जो विधानसभाएं हैं राज्यों में हमारी, उनके केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। इसी में जो हमारे 2 राज्य हैं यूटी केंद्र शासित प्रदेश, तो उनके बारे में कहा गया कि दिल्ली और पांडिचेरी, जो दिल्ली और पांडिचेरी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, वो 70वां संविधान संशोधन 1992
जो 70वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, दिल्ली और पांडिचेरी को भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे, वो भी मत देंगे। तो यूनियन टेरिटरी जो है दो हमारी, दिल्ली और पांडिचेरी, वो 70वां संविधान संशोधन 1992 उन दोनों को भी शामिल कर लिया गया है। नोट में क्या है कि 11वां संविधान संशोधन 1961, इसमें यह बात कही कि जो हमारा 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, उसमें निर्वाचन मंडल, जो निर्वाचक मंडल होगा राष्ट्रपति का, अगर वो अपूर्ण है तो तब भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण रहने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। ये है जो हमारा आर्टिकल 55 है, निर्वाचन की विधि। जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसके निर्वाचन की क्या विधि होगी? राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन की विधि में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष होगा। इसमें अप्रत्यक्ष का मतलब एक है सीधे सीधे जनता वोट नहीं करेगी, बल्कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो इसमें वोट करेंगे। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के आधार पर चुनाव होगा। जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा आनुपातिक मत पद्धति के आधार पर होगा। मतलब आप जो प्रतिनिधि हैं जो वोट देंगे राष्ट्रपति को, वो जो वोट करेंगे तो वरीयता के क्रम में वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को वोट देना तो एक ही को ही दे देंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में 4 लोग हैं, तो वो वरीयता के क्रम में चारों को ही वोट देंगे। 1 नंबर 2 नंबर पे किसे देने चाह रहे हैं वोट, 3 नंबर पे किसे रखेंगे, फर्स्ट पर किसे रखेंगे, उस हिसाब से वोट देंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पे। तीसरा, समरूपता व समतुल्यता का सिद्धांत अपनाया जाएगा। जो राष्ट्रपति के इसमें वोट दिए जाएंगे समरूपता व इसका ध्यान रखा जाएगा। यह कह रहे हैं सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का योग। आगे कह रहे हैं जो सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं उनके मत मूल्य का योग कैसा होगा? तो उनके मत मूल्य का योग होगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य के समान होगा। जो ये बोल रहे हैं कि संविधान में जो राज्य विधानसभाएं हैं, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, उनके सदस्यों का मत मूल्य भी जो संसद के दोनों सदन हैं, 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा के, उनके मत मूल्य के बराबर होगा, उन्हीं के समान होगा। आगे ये कहना है कि विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालें। जो हमारे विधानसभा में जो विधायक चुने जाते हैं उनके मत मूल्य का कैसे निकालते हैं हम, सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? तो उसमें निकालेंगे कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, जो उस राज्य की कुल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या से निकालेंगे कुल जनसंख्या और विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य और मल्टीपल कर देंगे 1/1000 से। तो विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य निकल कर आता है इसमें। अब ऐसे ही कह रहे हैं कि संसद के सदस्य का मत मूल्य, जो संसद के सदस्य हैं उनका मत मूल्य कैसे निकालेंगे? तो संसद के सदस्य का मत मूल्य सभी विधानसभा के सदस्य का प्रतियोग, जो हमारे जितने भी राज्यों में विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों का प्रतियोग या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का प्रतियोग या जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का योग निकाल सकते हैं। अगर 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार जो जनसंख्या है 1971 की जनगणना पर आधारित होगी। जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था उसी के अनुसार जनसंख्या 1971 की जनगणना पर आधारित होगी। जो जनसंख्या की गणना होगी वो 2028 तक रहेगी, वो 1971 की जनगणना के आधार पर रहेगी। और ये जो कोटा है वो 2000 जनसंख्या वाला जो 84वां संविधान संशोधन है
वो 2028 तक ये वाला फॉर्मूला लागू रहेगा। 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार जनसंख्या 1971 की जनगणना पर आधारित होगी, जो 2028 तक चलेगी। आगे कह रहे हैं इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होगा। इसमें कहा गया कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होगा, यानी कि आपको वरीयता के क्रम में वोट करना है। इसमें जो सदस्य होंगे वो वरीयता के क्रम में वोट करेंगे। आगे ये बोल रहे हैं कि मतदान में न्यूनतम कोटे का प्रयोग किया जाएगा। इसमें यह कहा कि जो राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे जो सदस्य है वो उसमें मतदान में न्यूनतम कोटे का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जो उसमें कुल मत होंगे, जो कुल वैध मत हैं, वैध मत से एक अधिक हो, वैध मत का बटे 2, वैध मत को आधा करने के बाद और +1, जो उसमें कुल वैध मत पड़े हैं उससे एक अधिक, उसका न्यूनतम कोटे का ये आएगा, ये न्यूनतम कोटे का प्रयोग किया जाएगा। आगे कह रहे हैं आर्टिकल 56, जो अनुच्छेद 56 है उसमें कहा गया कि कार्यकाल पद पर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है। अगर राष्ट्रपति उससे पहले चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकता है या राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो उसमें कहा गया कि पद पर बना रहेगा, राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कोई अन्य राष्ट्रपति उसके पद को स्वीकार न कर ले या ग्रहण न कर ले, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। जब तक कोई अन्य व्यक्ति उस पद को ग्रहण न कर ले तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। आगे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो त्यागपत्र है, त्यागपत्र किसको देगा? जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। अब राष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा आप हटा सकते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और जो राष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाएगा, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। उपराष्ट्रपति जो है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देगा तो जो उपराष्ट्रपति है इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा और लोकसभा अध्यक्ष इसको संसद के पटल पर रखेंगे कि हमारे राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है। आगे कह रहे हैं अनुच्छेद 57, जो हमारा आर्टिकल 57 है, उसमें क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। जो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होगी कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा? जी हाँ, बिल्कुल। भारत में राष्ट्रपति के पद को एक व्यक्ति जितनी बार चाहे सुशोभित कर सकता है, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है एक से अधिक बार। अब ये उसकी योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होंगी। तो योग्यताएं देखते हैं। नॉर्मली सामान्यतः है कि उम्र का प्रावधान, उम्र क्या होगी? 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। जिस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष हो जाएगी वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। और दूसरी शर्त में इसकी है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने वाला है 35 वर्ष की आयु पूरी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और जो राष्ट्रपति के नाम को, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उसके नाम को 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया हो, उसके नाम का 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया हो और 50 सदस्यों द्वारा ही उसको समर्थन मिला हो। यानी कि राष्ट्रपति की अगली शर्त यह है कि
50 सदस्यों द्वारा उसके नाम को अनुमोदित किया गया हो और 50 सदस्यों द्वारा उसके नाम का समर्थन किया गया हो। ये एक शर्त है। बात करते हैं जमानत राशि के बारे में। जो राष्ट्रपति पद के लिए जो जमानत राशि जमा की जाएगी वो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये जमानत राशि होगी। और ये कह रहे हैं जमानत जब्त कब हो जाएगी? अगर कोई व्यक्ति डाले गए कुल मतों का 1/6, राष्ट्रपति पद की जो जमानत राशि, जमानत कब होगी? अगर कोई व्यक्ति कुल डाले गए मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करेगा, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। बात करते हैं आर्टिकल 59, जो हमारा अनुच्छेद 59 है, उसमें राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में कहा गया है। शर्त ये है क्या, देश में कोई सा भी आपातकाल लगा हुआ हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वित्तीय आपात लगा हुआ हो, कोई सी भी परिस्थिति हो, राष्ट्रपति के पद व उसके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। इसी में यही कह रहे हैं कि वेतन व भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते में कभी भी किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है और वार्षिक पेंशन 9 लाख रुपए है। तो इसको भी देख लेंगे। वेतन राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए प्रति माह, और जो पेंशन मिलती है राष्ट्रपति को 9 लाख वार्षिक। राष्ट्रपति की बात करते हैं कि शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस, यानी कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अगर वो नहीं है किसी कारणवश, तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे, मतलब मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख जो है संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है। जो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है जो भारतीय संविधान के, उसकी अनुसूची 3 में नहीं है। शपथ जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो किस चीज़ की शपथ लेंगे? तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं संविधान की शपथ लेते हैं, जो विधि के संरक्षण की, संविधान विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण जो भारत के राष्ट्रपति लेते हैं वो संविधान की शपथ लेते हैं, ना कि पद व गोपनीयता की। राष्ट्रपति पद व गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं, वो संविधान की शपथ लेते हैं। इसमें कहा गया है तो विधि के संरक्षण, जो कानून है उसका संरक्षण करेंगे, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करेंगे। बात करते हैं आर्टिकल 61 की अनुच्छेद 61। इसमें कहा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा वो कहाँ से लिया गया है और कैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया है USA से। हमने जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली है अमेरिका से ली है। और महाभियोग का कारण क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगेगा? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेगा संविधान का अतिक्रमण, अगर भारत के जो राष्ट्रपति हैं संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो उन पर महाभियोग लगाया जाएगा और महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जाएगा। अब ये कहते हैं महाभियोग का किस तरीके से महाभियोग लगेगा। महाभियोग में एक राष्ट्रपति है एक, और एक हमारा लोकसभा है और एक हमारा राज्यसभा है। जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो जो लोकसभा है, पहले लोकसभा से प्रक्रिया शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो लोकसभा है वो एक लोकसभा के 1/4 सदस्य एक संकल्प पारित करेंगे। लोकसभा के 1/4 सदस्य एक संकल्प पारित कर
संकल्प लेकर आएंगे महाभियोग के लिए और उसको 2/3 सदस्य पारित करेंगे। जो एक चौथाई सदस्य हैं उनमें से 2/3 सदस्य अगर उस संकल्प को पारित कर देते हैं तो उसकी जांच, अगर पहले लोकसभा महाभियोग की प्रक्रिया पूरी शुरू कर रही है तो पहले लोकसभा के जो 1/4 सदस्य हैं वो संकल्प पारित कराएंगे अपने 2/3 सदस्यों से और उस जो पारित हुआ संकल्प है उसको राज्यसभा भेज देंगे। जब राज्यसभा भेज देंगे और राज्यसभा इसकी जांच कराएगी और राज्यसभा जब जांच कराएगी तो अगर राज्यसभा के 2/3 सदस्य अगर उसको पारित कर देते हैं तो महाभियोग पूरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो ये 1/4 सदस्य हैं, राष्ट्रपति को जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी तो 14 दिन पहले सूचना देंगे राष्ट्रपति को कि हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही अगर पहले राज्यसभा शुरू करती है महाभियोग की प्रक्रिया तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य उसको संकल्प पारित करेंगे और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देंगे और उसके बाद 2/3 सदस्य उसको पारित करने के बाद कहाँ भेज देंगे? लोकसभा में। जब वो लोकसभा में भेज देंगे तो लोकसभा के फिर 2/3 सदस्य उसको पारित करेंगे। पारित कर देंगे तो जो महाभियोग है वो पूर्ण हो जाएगा, सफल हो जाएगा और इस तरीके से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। इसमें एक बात और है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है कोई सा भी सदन शुरू कर सकता है। पहले चाहे राज्यसभा कर सकती है और लोकसभा, दोनों में से कोई सा भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया को पहले शुरू कर सकता है। हमारा जो आर्टिकल है 62 जो अनुच्छेद 62 है इसमें क्या कहा गया? अगर राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए, अगर राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए तो उसके पद को कौन संभालेगा? तो उसके पद को संभालेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो उसके पद को संभाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, CJI भी नहीं है, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो उस पद को संभालेंगे। अब इनके कार्यों का निर्वहन, जो राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे वो ही इनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। अगर ये व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करेंगे तो इनको इतना अधिकार होगा, राष्ट्रपति के जो वेतन व भत्ते हैं वो सभी समान मिलेंगे, राष्ट्रपति के समान ही इनको वेतन भत्ते पूरे मिलेंगे। इनको रिक्त पदों को भरा जाएगा। जो राष्ट्रपति का पद है, मान लो किसी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है और अचानक उनकी डेथ हो जाती है तो उस पद को पुनः चुनाव द्वारा भरा जाएगा 6 महीने के भीतर। 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा। बात करते हैं जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। भारत में अब तक 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है उन्होंने, राजेंद्र प्रसाद ने। उनके बाद दूसरे नंबर पर हमारे राष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे ये। तीसरे हमारे थे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन हमारे तीसरे राष्ट्रपति बने थे और कार्यकाल में के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जो हमारे चौथे राष्ट्रपति बने थे बीवी गिरी, चौथे राष्ट्रपति बने थे हमारे बीवी गिरी। देखिए यहाँ पर मैंने एक बात क्लियर कर दूं कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में मैंने नहीं दिया है, ना ही लिखा है उनके बारे में, ना ही मैं कोई डिटेल बता रहा हूँ कार्यवाहक के बारे में। जो चुनाव द्वारा बने हैं उनके बारे में बताया गया है, कार्यवाहक के बारे में नहीं बताया गया। जो हमारे 5वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जो फखरुद्दीन अली अहमद थे 5वें राष्ट्रपति, उनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी फखरुद्दीन अली अहमद की। जो हमारे 6ठे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जो नीलम संजीव रेड्डी थे
हमारे छठे राष्ट्रपति, और ये पहले व्यक्ति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। पहले व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। साथ में हमारे राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह, और ये पहले व्यक्ति सिख थे, पहले सिख। पहले सिख व्यक्ति जो ज्ञानी जैल सिंह थे वो राष्ट्रपति बने थे। हमारे 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे रामास्वामी वेंकटरमन, जो 8वें राष्ट्रपति बने थे हमारे रामास्वामी वेंकटरमन। जो हमारे 9वें राष्ट्रपति बने थे शंकर दयाल शर्मा, 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे शंकर दयाल शर्मा। और जो 10वें नंबर पर राष्ट्रपति बने थे हमारे KR नारायण, जो KR नारायण थे वो 10वें राष्ट्रपति बने थे। और 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, तो वो हमारे 11वें राष्ट्रपति बने थे। और जो हमारे 12वें राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वीं राष्ट्रपति थी, और प्रथम महिला थी जो भारत की राष्ट्रपति बनी, प्रथम महिला। प्रथम महिला थी जो भारत की राष्ट्रपति बनी। जो हमारे 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे वो थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और जो हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति अभी हाल फिलहाल में रिटायर हुए हैं वो थे रामनाथ कोविंद। 14वें नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति हैं थे, वर्तमान में भी हैं, डेथ नहीं हुई है इनकी, अभी हैं, तो ये रामनाथ कोविंद हैं। और जो 15वें नंबर की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद रिटायर हो गए हैं। जो हमारे 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू हैं वर्तमान में राष्ट्रपति बनी हैं। ये पहली महिला आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं। देखिए, अगर पदक्रम की बात करें तो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और आदिवासी के हिसाब से बात करें, जनजाति के हिसाब से, तो पहली जनजाति के महिला हैं द्रौपदी मुर्मू। तो साथियों, हमने बात कर ली है भाग 5 में, जो भाग 5 है संघ एवं उसकी कार्यपालिका, ये आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक चलेंगे। भाग 5 में संघ व उसकी कार्यपालिका हमने बात करी है अनुच्छेद 52 से, जो शुरुआत है राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति का पूरा चैप्टर हमने ये पढ़ लिया है 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक। तो ये राष्ट्रपति के बारे में हमने बात कर ली है। हम संविधान की क्लास यूं ही आगे जारी रखेंगे, आपको विद डिटेल संविधान की क्लास और संविधान के पूरे जितने भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, जितने भाग हैं, जितनी अनुसूचियां हैं, सब कराई जाएंगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।